आज की कहानी लगभग 98 साल पुरानी 1925 के एक ऐसे मुकदमे की कहानी है जिसको आज भी पढ़ा और पढ़ाया जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में चले इस मुकदमे के दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। जिस एक साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, उन्हें ख़ास तौर पर लंदन से बुलाया गया इस केस की पैरवी के लिए। सोली सोराब जी, उनके फादर इस केस में एक जो सरकार की तरफ से वो वकालत कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म बने, पाकिस्तान को अलग दो टुकड़े हिंदुस्तान के कराकर पाकिस्तान एक बनाया। यहाँ पर एक आरोपी के वकील बने। उस वक्त के मुंबई पुलिस कमिश्नर उनके इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए बाकायदा न सिर्फ तारीफ हुई बल्कि आज भी उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा जाता है कि किसी केस की जांच कैसे होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस कहानी में है जो 98 साल पुरानी है, यानी कि 1925। तारीख थी 12 जनवरी, साल था 1925। सदर मुंबई का एक इलाका था और उसी मुंबई में एक कॉरपोरेटर और एक बिजनेसमैन वो रहा करते थे। उनका नाम था अब्दुल कादिर बावला। बावला के पास अच्छी खासी दौलत, साथ में कॉरपोरेटर भी, समाज सेवा भी किया करते। और उस वक्त के सबसे पॉश एरिया मुंबई में तब बॉम्बे हुआ करता था। मालाबार हिल्स में उनकी अपनी कोठी, तो वहीं रहा करते। कुछ वक्त पहले से बावला के साथ एक 22 साल की लड़की रह रही थी परिवार के साथ। उस लड़की का नाम था मुमताज़ बेगम और ये दोनों साथ रहा करते थे। 12 जनवरी 1925 की शाम मौसम अच्छा था, तो बावला और मुमताज़ दोनों अपनी गाड़ी में घूमने के लिए निकलते हैं कि चलो थोड़ा चौपाटी चलते हैं, और उसके बाद एक हैंगिंग गार्डन है जो आज भी है, तो मालाबार हिल्स में ही हैंगिंग गार्डन भी जाएंगे। दोनों गाड़ी से निकलते हैं, लेकिन जैसे ही मालाबार हिल्स के पास पहुंचते हैं, अचानक एक दूसरी गाड़ी तेज़ी से आती है और इनकी गाड़ी को ओवरटेक करती है और उसमें से 5-6 लोग उतरते हैं। उतरने के बाद बावला और उनके साथ जो लड़की बैठी थी वो सारे उस लड़की के ऊपर टूटते हैं और उसे उस गाड़ी से घसीट कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। उनके पास चाकू भी थे, उनके पास बंदूकें भी थी। बावला भी लहीम शहीम हट्टा कट्टा, वो भी उतरता और फिर विरोध करता है कि वो कोई उसके साथ जो लड़की है उसको कोई कैसे ले जा सकता है। सामने वाले हमलावर जब ये देखते हैं कि वो विरोध कर रहा है तो वो कहते भी ये तुम बीच में मत आओ, इस लड़की को हमें सिर्फ ले जाने दो। बावला मानता नहीं है और इसी बीच में गोलियां चल जाती हैं। बावला को गोली लगती है, वो गिर पड़ता है। अब इस दौरान में वो जो लड़की है वो लगातार विरोध कर रही है। गुस्से में अब हमलावर उसके ऊपर चाकू से हमला करते हैं। कुछ चाकू के वार उसके चेहरे पर भी लगता है। अब ऐसा लग रहा था कि शायद वो लड़की को भी मार डालेंगे, लेकिन तभी इत्तेफाक की बात है कि 3 अंग्रेज अफसर वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने जैसे ही देखा कि एक लड़की के ऊपर कुछ लोग हमला कर रहे हैं, वो फ़ौरन अब गाड़ी रोकते हैं और दौड़ते हैं उस तरफ। हमलावर उन 3 अंग्रेज़ अफसरों को देख कर डर जाता है और सब अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। उनमें से लेकिन कुछ को पीछा करके जो अंग्रेज़ पुलिस अफसर है गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो उसे मुंबई पुलिस के हवाले कर देते हैं, बॉम्बे पुलिस के। तब जो बॉम्बे पुलिस के कमिश्नर थे उनका नाम था पैट्रिक केली। तब इन तीनों को हवाले कर दिया गया। इधर अंग्रेज़ अफसर के फिर इशारे पर बाकी लोग आए और दोनों घायलों को फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, बावला को और उसके साथ उस लड़की को। थोड़ी देर के बाद अस्पताल में बावला की मौत हो जाती है, लेकिन वो लड़की बच जाती है। अब इसके बाद जो हमलावर पकड़े गए थे उनसे पूछताछ होती है, इधर लड़की से भी पूछताछ होती है, बयान देती है, और उसके बाद फिर पूरी कहानी सामने आती है। जिस लड़की पर हमला किया गया और जिस लड़की को छुड़ाने के लिए लोग आए थे उसका नाम था मुमताज़ बेगम। हैदराबाद की रहने वाली मुमताज़, ऊपर वाले ने उसे खूबसूरत आवाज़ दी थी। बचपन से ही गाने का शौक़ था, बेहतरीन गाने गाती। करीब 10-11 साल की उम्र में ही उसकी आवाज़ के बहुत सारे जो लोग थे
उसकी आवाज़ की जादू के दीवाने हो गए। मुमताज़ के इस खूबसूरत आवाज़ की खबर हैदराबाद से दूर इंदौर तक पहुंची। तब इंदौर में राजा हुआ करते थे और जो राजा साहब थे उस वक्त उनका नाम था महाराज तुकोजी राव तृतीय। तो उस वक्त इंदौर में जिनकी राजशाही थी वो तुकोजी राव की थी। तो महाराज तुकोजी राव तक मुमताज़ के इस गले की खबर पहुंची। इसके बाद उन्होंने पैगाम भिजवाया। मुमताज़ के वालिदैन, उसके घर वाले मुमताज़ को लेकर इंदौर पहुंचते हैं। इंदौर आने के बाद अब वो महाराज की महफिल में अपने नगमे पेश करती है, गाने सुनाती है। महाराज उसके आवाज़ के दीवाने हो जाते हैं, उसे बहुत सारे इनाम विनाम देते हैं और फिर करीब 3 महीने तक वो वहाँ रहती है इंदौर में, उनकी मेहमान बनकर उसका पूरा परिवार। 3 महीने बाद मुमताज़ अब वापस हैदराबाद लौट जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद अब महाराज को फिर उसकी कमी खलने लगती है। वो उसे फिर दावत भेजते हैं, फिर बुलाते हैं, बहुत सारा इनाम देते हैं। लेकिन अब महाराज धीरे धीरे उसकी आवाज़ के साथ साथ मुमताज़ के इश्क में भी पड़ते जा रहे थे। वक्त बीता, अब मुमताज़ का आना जाना लगा रहा। इस दौरान महाराज उसे कई जगह अपने साथ घुमाने ले गए, लंदन तक ले गए। उस वक्त चूँकि हम लोग तो ग़ुलाम थे, तो लंदन तक घुमाया, वापस आए, बहुत सारे इनाम सब कुछ दिए। धीरे धीरे वक्त बीता। अब मुमताज़ जो है महाराज की एक तरह से प्रेमिका बन चुकी थी। कुछ साल बीत गए। मुमताज़ अब ज़्यादातर इंदौर में रहा करती, महाराज के महल में, उनकी ख़ास प्रेमिका। लेकिन राजशाही और राजशाही के कुछ दस्तूर ऐसे थे जो जब वक्त बीता तो मुमताज़ को खटकने लगा। बहुत सारे चीज़ें होती हैं, कस्टम होते हैं, रिवाज होते हैं। तो उसे लगा कि वो कहीं घुट सी रही है, कहीं कैद में है, अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकती, अपनी मर्ज़ी से किसी से मिल नहीं सकती। तो दुनिया की सारी खुशियाँ, दौलत, सब कुछ तो दे रखा है महाराज ने, लेकिन उसकी आज़ादी और उसका चैन सुकून शायद कहीं खो गया है। धीरे धीरे इस बात का एहसास मुमताज़ को होने लगा। अब लोग उसे मुमताज़ बेगम के नाम के पुकारते थे। जब मुमताज़ को हद से ज़्यादा घुटन महसूस होने लगी तो फिर उसे लगा कि नहीं, शायद इस राजमहल में ज़्यादा दिन नहीं रुक सकेंगे। उसने महाराज से बताया। महाराज ने अपने कुछ खास लोगों के साथ कहा कि अच्छा जाओ तुम घूम आओ। तो उसको मसूरी के लिए भेजा, लेकिन वो मसूरी के रास्ते दिल्ली पहुंची और फिर दिल्ली से गायब हो गई। अब महाराज तक खबर पहुंची, उसे ढूंढने की कोशिश की गई। वो दिल्ली से नागपुर पहुंचती है, फिर नागपुर से सीधे मुंबई पहुंच गई। अब मुमताज़ मुंबई में है, एक अनजान शहर, कोई उसे नहीं जानता। उसे इस बात का भी खतरा कि महाराज के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तभी मुंबई में आने के दौरान एक रोज़ इत्तफाक से एक इलाके में उसकी मुलाकात वहाँ के एक कॉरपोरेटर और बिजनेसमैन 25 साल के अब्दुल कादिर बावला से होती है। अब्दुल कादिर बावला भी देखने में ठीक ठाक, स्मार्ट, पैसे वाला, मालाबार हिल जैसी जगह पर उसकी अपनी कोठी, और दूसरी तरफ मुमताज़ बेहद खूबसूरत, उसकी आवाज़ उससे भी खूबसूरत। पहली मुलाकात में बावला मुमताज़ पर फिदा हो जाता है। इधर मुमताज़ को राजा से बचने के लिए एक सहारा और एक आसरा चाहिए था। वो उसे बावला में दिखाई दिया। वो उसे अपनी आप बीती बताती है। बावला उसे लेकर अपने घर आ जाता है, अपने माँ बाप को बताता है और अपने साथ रखता है। अब धीरे धीरे वो बावला के साथ इधर उधर घूमने भी जाती है और अब महाराज का खौफ उसके दिल से निकलता जा रहा है। वक्त बीतता जा रहा है। वक्त बीतने के साथ मुमताज़ को लगा कि महाराज अब सब कुछ भूल गए और यही उसकी गलती थी। महाराज जब से वो गायब हुई थी तब से भूले नहीं थे। महाराज के लोग उसे लगातार हर शहर शहर ढूंढ रहे थे और आखिरकार महाराज के मुखबिरों से पता चला कि वो मुंबई में है। फिर ये भी खबर आई कि अब वो किसी बावला नाम के शख्स के साथ रहती है और दोनों में इश्क है। महाराज को ये किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं था कि उनकी प्रेमिका किसी दूसरे मर्द के साथ प्रेम करे। और इसी के बाद कहते हैं इंदौर में एक प्लानिंग हुई, एक साजिश रची गई। इंदौर से गाड़ी में, सड़क के रास्ते महाराज के कई लोग मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई जाने के बाद वो मालाबार हिल्स की पूरी रेकी करते हैं, देखते हैं कि बावला कब कब बाहर निकलता है, मुमताज़ उसके साथ कब कब होती है। पीछा करते, सारे लोकेशन देखते चले जाते। आखिरकार
12 जनवरी 1925 को 12 जैन 1925 महाराज के हमलावरों को ये मौका मिल जाता है। जैसे ही ये लोग मालाबार हिल्स के पास पहुंचते हैं हैंगिंग गार्डन जाने के लिए, इनकी गाड़ी को घेर लिया जाता है और फिर हमला किया जाता है। महाराज का हुक्म ये था कि या तो मुमताज़ को ले आओ और अगर वो नहीं आती है तो मार डालो। बीच में आ गया बावला, उसे तो गोली मार दी गई। मुमताज़ पर चाकू से हमला किया गया, लेकिन ऐन वक्त पर अंग्रेज़ अफसर पहुंच गए, जान बच गई और हमलावर पकड़े गए कुछ। अब जब हमलावर पकड़े गए तो उसके बाद उनसे पूछताछ हुई, फिर बाकी के भी नाम आए, फिर उन सबको ही पकड़ा गया। कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब ये मामला अदालत में पहुंचा, बॉम्बे हाई कोर्ट में। मीडिया ने इसको खूब कवरेज दी, इसलिए कि उस वक्त एक बॉम्बे का अपना नौजवान 25 साल का बावला, अमीर शख्स, कॉरपोरेटर, उसका कत्ल, उसके साथ एक मुमताज़ बेगम के इश्क की कहानी, और इन कहानियों के बीच में इंदौर के एक महाराज की एंट्री, तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर मीडिया को भी पूरा मसाला दिया। 1925 के अखबारों में सुर्खियां बटोर रही थी ये खबर, मालाबार हिल्स के नाम पर, मालाबार हिल मर्डर केस। अब ये अदालत में मामला पहुंचा। बॉम्बे हाई कोर्ट के उस वक्त जो जज थे मिस्टर ट्रंप और जूरी मेंबर थे, सारे आरोपियों को पेश किया गया। जिस तरीके से मीडिया में ये कवरेज हो रहा था, उससे आम लोगों की भी दिलचस्पी इसमें बढ़ गई थी। अब जब दिलचस्पी बढ़ी तो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वकील, उनकी फैमिली, हर एक की इस केस पर नज़र थी। अब सरकार की तरफ से, यानी कि अक्यूज़्ड के ख़िलाफ़, और मुमताज़ की तरफ से जो वकील थे वो थे सर जमशेद जी कांगा, हस्ती थे एक। तो सर जमशेद जी कांगा अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमा लड़ रहे थे। इसी दौरान में मोहम्मद अली जिन्ना भी मुंबई में थे, प्रैक्टिस करते थे। उनकी वाइफ की भी खबर पे नज़र थी, बड़ा इंटरेस्टिंग, वो हमेशा जिन्ना से बात करती। तभी किसी आरोपी ने और किसी वकील ने सजेस्ट किया और जिन्ना साहब ने कहा ठीक है, मैं इसका केस लड़ूंगा। तो अब एक तरफ जमशेद जी कांगा साहब और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों आमने सामने। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। अब पुलिस के सामने ये था कि विटनेस थी मुमताज़, एक की मौत हो चुकी थी और ये सारे आरोपी थे। लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस सब कुछ होते हुए भी मोटिव क्या था, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए ज़रूरी सबूत नहीं था। और उसकी वजह ये थी कि इन सारों ने जो मौके पर पकड़े गए वो बता तो रहे हैं कि हाँ ये मैंने किया, जुर्म भी कबूल कर लिया, लेकिन किसके इशारे पर किया और क्यों किया, किसी ने मुंह नहीं खोला। इनमें से एक शख्स ने भी महाराज तुकोजी राव का नाम नहीं लिया। मुकदमा चलता रहा और आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 2 लोगों को बरी किया गया था, बाकी 3 को उम्र कैद की सज़ा दी गई और 3 को इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और हत्या के लिए और इस तरह से मारने के लिए उकसाने का ज़्यादा जिम्मेदार ठहराते हुए 3 लोगों को अदालत ने सज़ाए मौत दे दी। जैसे ही अदालत ने यह फैसला सुनाया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सज़ाए मौत का, उनमें से एक सज़ा सुनते ही उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। बाद में डॉक्टरों ने चेक किया और कहा कि ये पागल हो चुका है। इसके बाद उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। फिर अदालत के सामने उसकी रिपोर्ट आई तो अदालत ने कहा कि अब एक मेंटल, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसको फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता, इसलिए इसकी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। अब बाकी बचे 2 जिन्हें सज़ाए मौत मिली थी। अब उन दोनों की तरफ से भी, उन दोनों ने अपील की। अपील के लिए ये हुआ कि अब फिर मामला ऊपर जाना था। तो उस अपील के बाद ये जो साइमन कमीशन के सर जॉन साइमन थे, बहुत जाने माने बैरिस्टर वकील, वो पहुंचे और उन्होंने ये अदालत में बहस की इस सज़ाए मौत के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से केस और मुकदमा चला अदालत में, और उससे पहले जिस तरीके से मीडिया ने इसको कवर किया, तो मीडिया ने शुरू से ही उनके इन सारे जो आरोपी थे उनको एक तरीके से कातिल डिक्लेयर कर दिया। और अदालत भी उस मीडिया की रिपोर्टिंग को देखते हुए एक तरह से पहले से ही ये मान चुकी कि यही लोग गुनहगार हैं। तो
उनके बहुत सारे राइट्स इस चक्कर में ख़त्म हो गए। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया में कवरेज हुई उसका असर अदालत के फैसले पर पड़ा। ये सारी बहस हुई, तमाम चीज़ें। उधर जिन्ना ने भी बहस की कि इस पूरे मामले में अभी तक मोटिव या फिर इसके पीछे मास्क, क्योंकि इन सब का कनेक्शन क्या था इस मर्डर में, इसके पीछे कौन था, ये इसके कोई प्रूफ नहीं आए। नाम सारे अखबारों में चल रहे थे कि एक मुमताज़, एक राजा तुकोजी राव और एक दूसरा आशिक बावला, ये सारी कहानी थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इस पूरे मुकदमे के दौरान कभी भी किसी भी मोड़ पर जो 9 आरोपी थे शुरू में, फिर उनमें से 2 को बरी कर दिया गया था, बाकी को उम्र कैद और 3 को सजाए मौत दी गई। उनमें से एक की मेंटल हालत ख़राब हो गई, तो अब 2 ही बचा मौत की सज़ा का हकदार। किसी ने भी अपने से ऊपर का नाम नहीं लिया और सभी ने कहा कि हाँ, हमने ये जुर्म किया है, हमने मारा है, लेकिन हमें किसने हुक्म दिया, क्यों दिया, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। तो आखिरकार ये सारी दलीलें रखी गई, लेकिन अदालत ने कहा कि चूंकि इस पूरे केस में सबसे अहम जो साबित हुआ, उन 3 अंग्रेज़ अफसरों की गवाही जो मौका वारदात पर थे और जिन्होंने मुमताज़ को बचाया और जिन्होंने मुमताज़ पर हमला होते हुए देखा, जिन्होंने बावला पर गोली चलाते हुए हमलावरों को देखा, तो उन अंग्रेज़ अफसरों की तीनों की गवाही इस केस में सबसे अहम साबित हुई। और उन्हीं की इस गवाही को देखते हुए और फिर लोगों के इकरार जुर्म के बाद अदालत ने कहा कि नहीं, यही फैसला सही है। तो ऊपरी अदालत ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और इसी के बाद 19 नवंबर 1925 यानी कि इस इंसिडेंट के 12 जनवरी 1925 को बावला का कत्ल हुआ था और मुमताज़ पर हमला, और उसके ठीक लगभग 10 महीने के बाद 19 नवंबर 1925 को 2 लोगों को फांसी दे दी गई इस केस में। अब फांसी दे दी गई, इसको लेकर फिर मीडिया में बहुत सारे सवाल उठे और लगातार ये चलता रहा कि जिन लोगों को सज़ा दी गई है तो मोहरा भर है, असली जो इसमें गुनहगार है उस तक अदालत और बाकी कानून क्यों कुछ नहीं कर रहा है। तो अंग्रेज़ी शासन और अंग्रेज़ी जुडिशरी भी उस वक्त फिर दबाव में आ गई, क्योंकि मीडिया में सारी खबरें चल रही थी और ब्रिटेन तक में ये खबरें चर्चा में थी, क्योंकि इसमें एक राजा के इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही थी। लेकिन थ्रू आउट पूरे मुकदमे में, ट्रायल के दौरान, वो राजा कभी उस मुकदमे का हिस्सा नहीं बना, न उसे बनाया गया, न पुलिस ने बनाया। तो अब ये लगा कि ये गलत है, लोगों तक गलत मैसेज जाएगा। तो आखिरकार फिर उस वक्त के जो गवर्नर थे और जो कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने राजा तुकोजी राव तक एक मैसेज पहुंचाया। उन्होंने कहा, या तो आप कोर्ट में आकर अपना बयान दर्ज कीजिए और अपनी बेगुनाही साबित कीजिए कि इस मामले से आपका कोई लेना देना नहीं है। पहला ऑप्शन कि आपका बयान दर्ज करना पड़ेगा और फिर जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसके बयान के बाद ही होगी। दूसरा ऑप्शन ये था कि फिर आप राजा की गद्दी छोड़ दीजिए, अपने बेटे को राजा बना दीजिए और आप राजशाही से हट जाइए। तो इस मामले में अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये मैसेज जब राजा तक पहुंचा तो राजा ने दूसरा ऑप्शन चुना और उन्होंने फिर 1926 इस इंसिडेंट के साल भर के बाद 1926 में, ये 25 में इंसिडेंट हुआ था, और 1926 में उन्होंने राजा की गद्दी छोड़ दी और अपने बेटे को राजा बना दिया, जिसका नाम था यशवंत राय द्वितीय। तो उनके बेटे यशवंत राय को उन्होंने बेटा बनाया और ख़ुद जो तुकोजी राय थे उन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ी, न सिर्फ राजगद्दी छोड़ी बल्कि देश भी छोड़ दिया और वो इंग्लैंड चले गए और वहीं रह गए। तो उनकी कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। अब इधर मुमताज़ बची, मुमताज़ के सारे बयान हुए, चेहरे का इलाज हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। उस वक्त जब चेहरे पे हमला हुआ था उसकी एक तस्वीर है बड़ी फेमस, तो तस्वीर भी आपको मैं वर्णिका से कहूँगा, वो देखिएगा आप। तो अब यहाँ सब कुछ हो गया, राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी मुमताज़ की वजह से, मुमताज़ की वजह से बावला को अपनी जान देनी पड़ी। मुमताज़ को लगा कि अब यहाँ रहेंगे तो वो इन्हीं सारी चीज़ें, इन्हीं यादों के बीच में रहेगी। मुमताज़ की आवाज़ अच्छी थी, डांस अच्छा करती थी, अदाकारी अच्छा करती थी। इसी के बाद मुमताज़ ने तय किया कि वो यहाँ से कहीं और जाएगी और कहते हैं कि मुमताज़ ने तब हॉलीवुड का रुख किया
और वो अमेरिका चली गई। उसके बाद क्या हुआ कोई खबर नहीं है। तो ये थी कहानी 1925 बॉम्बे हाई कोर्ट की, जिसमें एक खूबसूरत अदाकारा, गुलकारा, एक बेहद रईस शख्स और एक इंदौर के राजा।